नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की बुक सामाजिक विज्ञान का अध्याय 17, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। तो जैसे कि हम पिछले पाठ में पढ़ चुके थे कि सम्राट हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो समाप्त हो गई थी। यानी जब तक हर्ष था तो वो जब शासन कर रहा था तो सभी छोटे छोटे राज्य उनके अधीन थे, लेकिन जब उसका शासन समाप्त हो गया तो सभी जो राज्य थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे और अपनी अपनी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे और भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य बन गए। इन नए राज्यों में अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ गया था। यानी सभी राज्य ये चाहते थे कि हम सब राज्य पर शासन करें। इस कारण भारत राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर हो गया था। इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए। जब भारत में अशांति थी और जब भारत के छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे, तो जब बाहरी आक्रमणकारियों ने इन सब चीजों का लाभ उठाया और उन्होंने आक्रमण किए। जैसा कि अफगानिस्तान के अंदर गोरी मोहम्मद गोरी, जो कि जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय से जब उसका युद्ध हुआ था, जब पृथ्वीराज तृतीय से मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार गया था, लेकिन वापस बदला लेने के लिए उसने वापस उस पर आक्रमण किया था और दूसरी बार में वो जीत गया था। तो उस युद्ध के बाद ही जो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जब अफगान शासक, ये जो मोहम्मद गोरी था वो अफगान सेनापति था, तो जब अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी और जो अजमेर और दिल्ली का जो राजपूत शासक था पृथ्वीराज तृतीय, उसके बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो उस तराइन के प्रथम युद्ध में एक बार तो मोहम्मद गोरी हार गया था, लेकिन उन्होंने वापस जब दूसरी बार तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से पराजित हो गया था। उसके बाद उत्तर भारत पर सल्तनत का ये जो शासन है वो स्थापित हो गया था। उससे पहले किसी भी बाहरी आक्रमणकारी ने भारत में शासन नहीं किया था। ये प्रथम शुरुआत थी जब भारत पर किसी विदेशी आक्रमणकारी ने भारत में शासन करना शुरू किया था। किस युद्ध के बाद? 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत में विदेशी सत्ता स्थापित हो गई थी। यानी जो आक्रमणकारी, पहले जब आक्रमणकारी भारत में आते थे तो वो सिर्फ धन लूटने के लिए आते थे, ना कि यहाँ पर शासन करने के लिए। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों की सत्ता स्थापित हो गई और दिल्ली पर दिल्ली पर यह सल्तनत की जो स्थापना है वो हो गई थी। तो हम पढ़ रहे हैं तुर्की आक्रमणकारियों में
गजनी के मोहम्मद गजनवी ने तुर्की आक्रमणकारियों में गजनी के मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। इन्हीं आक्रमणों में महमूद ने मंदिरों को तोड़ा और भारत से अपार धन संपत्ति लूट कर ले गया। कौन? महमूद गजनवी। उसने 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किस मंदिर पर आक्रमण किया था? गुजरात का जो बहुत ही प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर था, तो उस पर आक्रमण किया और मंदिर को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया था और प्रचुर मात्रा में धन लूट कर ले जा रहा था। महमूद के आक्रमणों से भारत की संस्कृति के प्रतीक कई मंदिर और स्मारक नष्ट हो गए थे, क्योंकि जब वो आक्रमण करते थे तो वहां से सोना चांदी सब लूट कर ले जाते थे और जो भारत के मंदिर थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर देते थे। महमूद गजनवी के बाद गौर प्रदेश के मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। किसने आक्रमण किया था? ये जो महमूद गोरी है, ये महमूद गजनवी के बाद का आक्रमणकारी था और उसने भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने तो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और उनका सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर को लूटना। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किया। जैसा कि हमने बताया था अभी कि इससे पहले किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर शासन नहीं किया। वो आक्रमण करते थे और जो लूट का माल होते थे उसको लेकर चले जाते थे। गौरी ने भारत में कई लड़ाइयां लड़ी, परंतु उसके अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े गए तराइन के युद्ध महत्वपूर्ण रहे। तराइन के 2 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और वापस हार का बदला लेने के लिए तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया था और तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी बुरी तरह पराजित हुआ और भाग गया, किंतु तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान हार गया। भारत के इतिहास में ये एक निर्णायक युद्ध था। इस विजय के बाद विदेशी आक्रमणकारी तुर्कों को भारत में शासन सत्ता प्राप्त करने का अवसर मिल गया। भारत में गौरी का अंतिम अभियान 1206 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध था। ये जो खोखर है ये वर्तमान में पंजाब के पाकिस्तान में थे। एक पंजाब हमारे भारत में है और एक पंजाब पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम जो पाकिस्तान था वो भारत में ही था। तो पंजाब के पाकिस्तान में ये खोखर जनजाति थी, तो उन्हीं के विरुद्ध उनका अंतिम अभियान था। यह अभियान समाप्त कर गौरी जब लौट रहा था तो झेलम के किनारे खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था और उसकी अचानक मृत्यु से उसके सेनापतियों और सूबेदारों में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अब सभी जो उनके सेनापति थे वो चाहते थे कि हम शासक बन जाएं, तो उन सब में संघर्ष शुरू हो गया था। इसी संघर्ष में गौरी का गुलाम और सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक विजय हुआ। किसकी विजय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसके साथ ही भारत में प्रथम मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। इससे पहले भारत में मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हुआ था। पहले यहाँ पर हिंदू ही शासन करते थे। राजपूत राजवंश वो शासन करते थे, लेकिन इस आक्रमण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम
यहाँ पर शासन करना शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1206 में। 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय तक सल्तनत राज चलता रहा। जैसा कि 1206 से लेकर 1226 तक इस बीच में कई शासक हुए, कई वंश हुए, जैसे गुलाम वंश था, लोदी वंश था और खिलजी वंश था, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश था और लोदी वंश था ही, और अंतिम जो था वो था सैयद वंश। तो इस प्रकार बहुत सारे वंश ने इस काल में शासन किया था और बहुत सारे शासक भी हुए थे, लेकिन जो अंतिम था वो था इब्राहिम लोदी। उसके बाद सल्तनत काल का अंत हो गया। उसके बाद मुगल काल की शुरुआत होती है। तो इसी दौरान विभिन्न राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया। इनमें से दास वंश भी बोल सकते हैं और हम इसको गुलाम वंश भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दास थे, इनको बेड़ियों में जकड़ कर रखते थे या इनसे दिन रात काम कराते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये किसी शासन के अधीन थे, शासक के अधीन थे, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। तो इसीलिए इनको नाम दिया था दास वंश या गुलाम वंश। इसके बाद आता है खिलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और उसके बाद उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का धोखे से उसको मार करके और खुद शासक बन गया था। तुगलक वंश आता है उसके बाद सैयद वंश आता है और जो लोदी वंश वो प्रमुख था इसमें। इन्हीं वंशों को राजस्थान से निरंतर चुनौती मिलती रही थी। जो राजस्थान के शासक थे वो इन मुस्लिम आक्रमणकारी जो ये शासक बन गए थे, इनके गुलाम नहीं रहना चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो इसीलिए इन दोनों में हमेशा युद्ध होते रहे हैं। तो राजस्थान के जो राजपूत राजवंश थे और जो ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए, उनके बीच में जो युद्ध हुए हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे अब। जैसे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत ही ये महत्वाकांक्षी था और महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने कम से कम 17 युद्ध किए, जिसके अंदर ये 16 युद्धों का विजेता माना जाता है। लेकिन जो अंतिम इसका युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, उसके अंदर ये हार गया था और इन्होंने केसरिया धारण करके और महिलाओं ने अग्नि के अंदर कूद करके यानी जौहर कर लिया था। यही उसका अंतिम युद्ध हुआ था। उसके बाद रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। तो हम हमीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमीर देव चौहान। हमीर रणथंभौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में हमें नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, ये जो हमीर महाकाव्य है ये किसने लिखी है? ये लिखी है नयन चंद्र सूरी ने। जोधराज ने कौन सी लिखी है? हमीर रासो। हमीर रासो किसने लिखी? जोधराज ने। आदि ग्रंथों से जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों से हमें हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। 1282 में वे अपने पिता जैत्र सिंह के जीवित रहते हुए ही गद्दी पर बैठ गया था। हमीर महत्वाकांक्षी शासक था और उसके गद्दी पर बैठने के समय दिल्ली सल्तनत में अराजकता फैली हुई थी। जब वो गद्दी पर बैठा था तो दिल्ली में अराजकता फैली हुई थी।
ऐसी स्थिति में दिल्ली शासकों की ओर से निश्चित होकर हमीर ने अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की। उसने 1291 ईस्वी से पूर्व तक दिग्विजय करके अपनी सीमा व शक्ति में अभिवृद्धि कर ली थी, यानी अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बना लिया था और कई राज्यों में केवल कर ही लिया, कई राज्यों को तो उन्होंने अपने अधीन कर लिया था और कई ऐसे राज्य भी थे जिनसे वो सिर्फ कर लेता था, ना कि अपने अधीन रखता था। हमीर ने भीमरस के शासक अर्जुन और धार के परमार शासक और मेवाड़ के शासक समर सिंह को हराकर राजस्थान में अपना दबदबा स्थापित कर लिया था। मेवाड़ के बाद वे आभू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, त्रिभुवनगिरी होता हुआ स्वदेश लौटा। इन्हीं विजयों से राजस्थान में रणथंभौर के चौहानों की राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, क्योंकि इन्होंने इतने युद्ध किए थे और उनमें विजय हासिल हुई हमीरदेव चौहान को। ये हमीरदेव चौहान का ये जो चित्र है ये दिख रहा है आपको। हमीर के इस बढ़ते कद के कारण खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई राजपूत शासक इतना तेजी से अपना विकास कर रहा है, कई राज्यों पर शासन कर रहा है। तो 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। ये जो झाइन का दुर्ग है, जैसे कि ये रणथंभौर दुर्ग की या चाबी की जाती है, यानी कि अगर जलालुद्दीन खिलजी को रणथंभौर के दुर्ग पर अपना शासन करना है या उसको विजित करना है तो पहले उसको इस झाइन के दुर्ग को जीतना होगा। तो उसने इस झाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और दुर्ग की शिल्प कला और मंदिरों को काफी क्षति पहुंचाई। इस जीत के बाद जलालुद्दीन रणथंभौर की ओर बढ़ा। जब वो झाइन के दुर्ग को जीत लिया तो फिर रणथंभौर की ओर आगे बढ़ा। हमीर ने दुर्ग में रसद आदि का प्रबंध कर सुरक्षात्मक रणनीति द्वारा सुल्तान का प्रतिरोध किया। यानी हमीर ने पहले ही दुर्ग के अंदर जो अपने खाने पीने की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से कर ली थी और सुरक्षा की दृष्टि से भी रणनीति द्वारा सुल्तान का उसने प्रतिरोध किया। जलालुद्दीन को इस आक्रमण में काफी दिनों के प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली, तो उसे युद्ध बंद करके वापस दिल्ली लौटना पड़ा। यानी जब उसे सफलता नहीं मिली तो वो वापस दिल्ली लौट गया था। कौन? जलालुद्दीन। सुल्तान के लौटते ही हमीर ने झाइन के दुर्ग पर वापस पुनः अधिकार कर लिया था। झाइन के दुर्ग पर जब जलालुद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण करके उनकी शिल्प कला को नष्ट किया था और उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन जब वो वापस जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली लौट गया था तो हमीर ने वापस उस झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। 1292 में जलालुद्दीन ने फिर रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया। एक बार फिर उसने उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। (1296) में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने चाचा की हत्या कर दी थी। उसने चाचा को मिलने के लिए बुलाया और धोखे से उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अलाउद्दीन खुद शासक बन गया। और अलाउद्दीन बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और संपूर्ण भारत को जीतने की लालसा रखता था। वो संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था। जैसे सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, उसी प्रकार अलाउद्दीन भी पूरे भारत को जीतना चाहता था। दिल्ली के निकट सामरिक महत्व के रणथंभौर के अभेद दुर्ग को जीतने के लिए अलाउद्दीन लाल्य था। उसी दुर्ग को जीतना चाहता था
जिस दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार प्रयास करने के बाद भी नहीं जीत सका। हमीर ने सुल्तान के कुछ शत्रुओं को भी अपने यहाँ शरण दे रखी थी। यानी जो ये हमीर है, उसने अलाउद्दीन के कुछ शत्रु थे, उनको अपने यहाँ पर शरण दे रखी थी। इससे अलाउद्दीन बहुत क्रोधित हुआ। रणथंभौर पर आक्रमण। सुल्तान के आदेश पर उलुग खां और नुसरत खां सेना लेकर रणथंभौर की ओर बढ़े। ये उलुग खां और ये नुसरत खां, ये कौन थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति दोनों। ये रणथंभौर की ओर आगे बढ़े आक्रमण करने के लिए। दोनों की संयुक्त सेना ने झाइन की ओर से रणथंभौर पर आक्रमण किया। ये झाइन का वही दुर्ग है जिससे पहले जीतना जरूरी होता था, उसके बाद ही रणथंभौर पर विजय हासिल की जा सकती थी। सेना ने आसानी से झाइन पर अधिकार कर लिया और जी भरकर नगर को लूटा। हमीर के आदेश पर राजपूती सेना झाइन की ओर बढ़ी तथा तुर्की सेना को खदेड़ दिया। तुर्की सेना ने जवाबी हमला किया और रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। यानी उन्होंने वापस हमला किया और वहीं पर घेरा डाल दिया। रणथंभौर दुर्ग की प्राचीर से राजपूत सेना के प्रहारों से नुसरत खां बुरी तरह घायल हो गया। ये नुसरत खां घायल हो गया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और वहीं पर मारा गया था। राजपूती सेना ने दुर्ग से निकलकर तुर्की सेना पर जोरदार हमला किया तो उलुग खां को अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा। वे उसकी सेना भी बिखर गई। अब अलाउद्दीन खुद एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा, क्योंकि जब उसने नुसरत खां और उलुग खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, तो वो दोनों रणथंभौर पर विजय हासिल नहीं कर पाए। नुसरत खां जो कि वहीं पर मर गया था और उलुग खां वापस भाग गया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने खुद विशाल सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण किया। लगभग 1 वर्ष तक सुल्तान रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाले रहा। यानी कि 1 वर्ष तक, यानी जैसे ये दुर्ग होता है, जैसे मान लो इधर दुर्ग होता है, तो यहाँ पर जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर घेरा डाले रखा 1 वर्ष तक, ताकि वो ये सोचता था कि कभी तो बाहर निकलेंगे ही राजपूत जो सैनिक है, वो शासक है, क्योंकि खाने पीने का प्रबंध अंदर से कहाँ से करेंगे, तो उनको बाहर निकलना ही होगा। तो 1 वर्ष तक उन्होंने वहीं पर डेरा डाले रखा और घेरा डाले रखा, पर उसे सफलता नहीं मिली। सैन्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलने पर अलाउद्दीन ने छल कपट से दुर्ग को जीतने का प्रयास किया। जब उसको ईमानदारी से सफलता नहीं मिली, वो जीत हासिल नहीं कर सका, तो उसने क्या किया? छल कपट का सहारा लिया। सुल्तान ने संधि वार्ता के बहाने हमीर के सेनापतियों को बुलाया और उसे प्रबोधन देकर अपनी ओर मिला लिया था। ये जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, इसने हमीर के जो सेनापति थे तो उनको संधि वार्ता के लिए बुलाया था। यानी कि हम संधि वार्ता करने चाहते हैं, इसलिए उनको बुलाया। उधर किले में